ये खबर आपके काम की है क्योंकि देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पदभार संभालते ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाने की कोशिशें चल रही है। अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो इनकी कीमतों में निस्संदेह कमी आएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दोबारा पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मंत्रालय का पदभार संभालते ही पुरी ने कहा कि वह पेट्रोल, डीजल और नेचुरल जैसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा होने पर ईंधन की महंगी कीमत से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ये पहली बार नहीं है कि हरदीप पुरी ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर दिया है। यहाँ तक कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पिछले साल नवंबर में कहा था कि इसे लागू करने से लोगों को फायदा होगा। हालांकि हरदीप पुरी ने पहले हवाला दिया था कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के लिए राज्यों को सहमत होना होगा। पेट्रोल की खुदरा कीमत में लगभग 55% तक केंद्र और राज्य के करों का हिस्सा है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में डीलर को पेट्रोलियम कंपनी से मिलने वाले पेट्रोल के दाम 55.66 रुपए प्रति लीटर हैं। इसमें 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी, 3.77 रुपए का डीलर कमीशन और 15.39 रुपए का वैट लगाया जाता है। इस तरह ग्राहकों तक आते आते 55.66 रुपए का पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर तक हो जाता है। मौजूदा समय में जीएसटी में करों के 4 स्लैब हैं, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% में बांटा गया है। अगर 28% वाले सबसे महंगे स्लैब में ईंधन को रखा गया तब भी पेट्रोल की कीमतें मौजूदा रेट से काफी कम हो जाएगी। अनुमान लगाएं तो 55.66 रुपए के डीलर प्राइस पर अगर 28% की दर से जीएसटी लगाया जाए तो पेट्रोल की खुदरा कीमत 72 रुपए के आसपास आ सकती है। यानी पेट्रोल की खुदरा कीमत 22 से 23 रुपए तक कम हो सकती है। निस्संदेह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की कमाई का ये मुख्य स्रोत है। अब देखना होगा क्या नरेंद्र मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला पाएगी या नहीं, या ये मांग केवल मांग ही रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल, साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन अब इस मांग पर नरेंद्र मोदी सरकार या फिर कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कितनी गंभीरता से विचार कर रहा है। क्या इसका इंप्लीमेंटेशन होगा या फिर नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कितना असर पड़ेगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इसी विषय को लेकर। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, मुझे लगता है कि हम इस विषय पर कई दफा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पदभार संभालते ही ये बड़ा बयान दे दिया और हम दोबारा से इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार इस वाले कार्यकाल में यह संभव हो पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से अगर संभव हो जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। इससे क्या होगा, सबसे पहले देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ही है जो आम आदमी को परेशान करती है। इन्फ्लेशन आम आदमी की तकलीफ है, और ना सिर्फ आम आदमी की, इन्फ्लेशन मैक्रो इकोनॉमिक टर्म में भी इकोनॉमी को बहुत खराब करती है, बिकॉज इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ को कम करती है, जीडीपी ग्रोथ को कम करती है तो डेफिसिट बढ़ता है। डेफिसिट यानी सरकारी घाटा बढ़ता है, और सरकारी घाटा बढ़ता है तो टैक्सेस ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो महंगाई देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे आम आदमी के हिसाब से देखा जाए, चाहे सरकार के हिसाब से, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से देखा जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जीएसटी का 28% का हाईएस्ट स्लैब है। अगर हम अज्यूम करते हैं कि हाईएस्ट स्लैब पे भी पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगते हैं, तब भी आम आदमी को बहुत रिलीफ मिल जाएगी। अब इमेजिन कीजिए, डीजल के दाम अगर कम हो जाते हैं
तो डीजल के ऊपर तमाम खाने पीने का सामान जैसे सब्जियां हो गई, दूध हो गया, जो डेली कंज्यूमेबल है वो ट्रैवल करते हैं, तो इमीडिएटली जो है दूध सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे, आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा। फिर उसके अलावा देखिए इंडिविजुअल्स की जो ट्रैवलिंग है वो ऑलमोस्ट सारी पेट्रोल पे होती है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास 4 व्हीलर है, वो सस्ती हो जाएगी। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है बहुत कम हो जाएगी। गृहिणियों के लिए घर का बजट बनाना आसान हो जाएगा। कंपनियों के लिए इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि इंडिया तो डिमांड और कंजम्पशन पे चलता है। जी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। और एक और चीज बता दूं आपको, अगर इससे हमें लगे कि सरकार की जो टैक्सों की इनकम है वो कम हो जाएगी, टैक्सेस की, वो नहीं होगी कम, क्योंकि होगा क्या, उससे जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम जितने बढ़ जाएंगे, जितना इंक्रीमेंटल बिजनेस होगा उसके ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in ने पूरी वर्किंग की हुई है। आप बिल्कुल सही कहा, बहुत सालों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल टैक्स इतने आ जाएंगे, इसकी सरकारों के पास चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, कोई कमी नहीं होगी और आम आदमी का भला हो जाएगा। इश्यू ये है, इसमें आप बिल्कुल सही कहा, सालों से चर्चा हो रही है। जीएसटी काउंसिल इसके लिए जरूरी है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वोट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी वोट होते हैं। जीएसटी काउंसिल की पहले मीटिंग हुई है इस चीज को लेके, इसी टॉपिक को लेके, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई थी जब वोटिंग हुई थी। मैं, आकाश जिंदल और कई और लोग जो है सारा दिन जो है बैठे रहे थे, मैं लाइव था, बहुत से चैनल के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन जीएसटी काउंसिल की वोटिंग के बाद इस चीज पे सहमति नहीं बन पाई। अगर अब हमारी सरकार इस पे सहमति बना लेती है, जीएसटी में ले आती है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बाय ऑल मींस रियल वेलकम स्टेप आम आदमी के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश की मार्केट्स के लिए, देश की टैक्स कलेक्शन के लिए, देश की जीडीपी ग्रोथ के लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, हर तरीके से बहुत ही अच्छी चीज होगी। क्योंकि देखिए टैक्सेस का रेट तो हमें कम करना चाहिए, तो जीएसटी में आ जाता है, बहुत बढ़िया चीज होगी। मैं तो पुरी साहब की इस चीज को बिल्कुल वेलकम करता हूं, आई एम वेरी हैप्पी। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि एक चीज इंप्लीमेंट हो जाए, तो नथिंग लाइक दैट। मैं तो ये कहूंगा, पुरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी काउंसिल की जो नेक्स्ट मीटिंग हो उसमें इसको एजेंडा रखा जाए और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसको जो है एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए, इसको पास कर लिया जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। हर तरीके से जो है बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी, एडवांटेजेस चीज हो जाएगी। आज हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी में से। हमसे जो बड़ी चारों इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उनसे हम आगे पहुंचे हुए। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ है, तो ये जीडीपी ग्रोथ में आपको पूरी कैलकुलेशन दे सकता हूं, 8.2 से 8.8% पहुंच जाएगी। आई थिंक नथिंग लाइक दैट। मैं बिल्कुल इस चीज में जो है टोटली मेरे हिसाब से पॉजिटिव चीज है, टोटली एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इसको एंडोर्स करता हूं और मेरे हिसाब से हो तो बहुत अच्छी चीज। जी आकाश जी, बहुत माइन्यूटली आपने चीजों को समझाया है, एनालाइज किया है। मुझे लगता है कि ये देश के लोगों का सपना भी है, अब पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। लेकिन आप क्या चीज़ ये इस एस्पेक्ट में एनालाइज कर पा रहे हैं कि सरकार को इतने लंबे समय से ये चीज़ रोक रही है कि वो जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रही। एक पॉइंट मैं आपसे ये पूछूंगा, भाई हरदीप सिंह पुरी ने तो ये तक कह दिया है कि भाई राज्य सरकारों को सहमत होना होगा इसमें। अब राज्य सरकारों की स्थिति देखें, पंजाब पर 3.5 से 4 लाख करोड़ का कर्जा है, फिस्कल डेफिसिट की देखें, हरियाणा पर भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। भाई राज्य सरकार तो हाथ खड़ा कर देंगी और ये कह देंगी भाई हमारा ये तो मुख्य स्रोत है, इसी से कमाई हम करते हैं। फिर कैसे सारे इक्वल होकर या फिर एक साथ चलकर इस पर सहमति जता पाएंगे? बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स सारे मेंबर्स होते हैं, सबकी वोटिंग होती है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर से बात की जाए, फाइनेंस मिनिस्टर से, उनके साथ एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए, उसके बाद ही होगा। अब रही स्टेट्स की बात कि स्टेट्स इस पर क्यों सहमत होगी। मैंने ऐसे शोज किए हैं नेशनल चैनल्स पे जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी। अब कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का ये भी एलिगेशन था कि अभी तक हमें अपना जीएसटी का शेयर नहीं मिला। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे उनके जवाब दिए। मेरे हिसाब से इसमें कंसेंसस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जहां तक आपने दूसरा इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि सरकारों के ऊपर, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लोन बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। लोन रिडक्शन तो होनी चाहिए, लोन रिड्यूस किया जाए, लेकिन बात ये आ जाती है क्या पेट्रोल और डीजल ही सिर्फ टैक्स कमाने का जरिया है? स्टेट गवर्नमेंट्स को मैं बार बार सजेस्ट करता आया हूं कि आप अपनी स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आप अपनी स्टेट्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाइए, आप अपनी स्टेट्स में बड़े बड़े प्लांट्स लगाइए,
उससे आपको इतनी ज्यादा इनकम हो जाएगी कि आप जो है आपका डेट भी रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ आप जो है इंटरेस्ट भी दे पाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने यूथ को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे पाएंगे। आपने पंजाब की बात की, पंजाब इज अ स्टेट विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरी अपनी स्टेट है। वहां पे क्या हो रहा है आज की तारीख में, बहुत से पंजाब के यूथ पंजाब और इंडिया छोड़ के कनाडा गल्फ सब जगह जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर वहां पे स्टेट जो है एक सफिशिएंट क्वांटिटी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आती है, तो होगा क्या, बहुत से प्लांट्स लग जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो किसी के जेब में 50,000 तो महीना भी आएंगे। एनीबडी हु अर्न्स ही विल बी अ स्पेंडर, वो बाजार में जाके खर्चेगा। एक आदमी खर्चेगा, 50 आदमी उससे कमाएंगे, तो इकोनॉमी का साइकिल अपने आप चल पड़ेगा और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। तो आई थिंक इसमें थोड़ा नजरिया चेंज करना होगा। क्या सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही टैक्स का जो जरिया है, या और भी जो है टैक्स के जरिए हैं, और भी कमाई के जरिए हैं। रियल एस्टेट की एप्रिसिएशन होती है, रियल एस्टेट में ट्रांजेक्शन होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को स्टैंप ड्यूटी आती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स आता है, और भी बहुत से जरिए। आई थिंक थोड़ी आउटलुक चेंज करनी होगी, और डेट स्टेट्स को बिल्कुल रिड्यूस करना होगा, इसके बारे में कोई शक नहीं। क्योंकि बहुत सी हिंदुस्तान की स्टेट्स ऐसी हैं, वो उनके ऊपर इतना डेट है, इतना खर्चा है कि उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा उस पर इंटरेस्ट पे लग जाता है। उनके पास स्टेट के लोगों की वेलफेयर के लिए या स्टेट के लिए ग्रोथ के लिए ज्यादा पैसा ही नहीं बच पाता। तो हर स्टेट को चाहिए अपने डेट को रिड्यूस किया जाए, डेट को जो है मैक्सिमम लेवल पे रिड्यूस करें, ताकि उनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो और स्टेट के ऊपर बोझ भी कम पड़े, लायबिलिटी स्टेट की कम हो। और सेंट्रल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेट हो, मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट हो एबीसी, कल को डेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, सेंटर को आना पड़ेगा स्टेट को मदद करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है वो भी सेंटर के ऊपर आएगा। तो डेट रिडक्शन जो आपने कही, कर्जे की रिडक्शन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट को एक टारगेट रखना चाहिए। हर स्टेट को मैं तो कहूंगा बजट में एक चीज बतानी चाहिए कि हम अपने डेट को कितना रिड्यूस करेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी चाहिए हर 6 महीने बाद, कि जो उन्होंने कमिट किया था बजट के टाइम कि हम इतना डेट रिड्यूस करेंगे, उस पर क्या एक्शन लिया गया, क्या रिजल्ट हुआ और कितना डेट रिड्यूस किया। लेकिन आकाश जी, क्या आप इन 10 वर्षों के तहत ये देख पा रहे हैं कि किसी राज्य सरकार ने या फिर किसी राज्य सरकार की पॉलिसीज की वजह से वहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया हो, चीजें बेहतर हुई हो, वहां की इकोनॉमी बेटर हुई हो पहले से? देखिए, यही तो मैं देखना चाहता हूं। दिस इज समथिंग, ये एक वो स्थिति है जो मैं देखना चाहता हूं कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करें अब्रॉड से। और आज उसके लिए जो पिच जो है, आज तो क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं तो क्रिकेटिंग की लैंग्वेज में बात करूंगा, पिच बहुत उसके लिए फर्टाइल है, पिच उसके लिए बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि चाइना पहले क्या होता था, अगर आप 10 साल की बात करें तो 10 साल में ऐसा कंपोनेंट था जब चाइना की जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा थी और चाइना मेजर हिस्सा एफडीआई का ले जाता था। अब क्या हुआ है, हम पिछले 5 साल से देखें तो चाइना हमसे पिछड़ा हुआ है, और पिछले 2 साल से तो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है चाइना। वहां डेट प्रॉब्लम है, वहां बैंकिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि चाइना में एफडीआई बहुत कम जा रही है और इंडिया के बराबर किसी भी और कंट्री की जीडीपी ग्रोथ नहीं है बड़ी इकोनॉमी में से। तो अब इंडिया में एफडीआई बहुत ज्यादा आ सकती है। तो ऐसे में मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट्स को एफर्ट करने चाहिए। अब जो है पिच जो है, अब बैटिंग पिच में है स्टेट्स पूरी, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मैंने आपको बताई 8.2% 2023-24 किया। अब कंपेयर कीजिए आज इंडिया को किसी भी कंट्री के साथ। 2022 में अमेरिका 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, 2023 में जर्मनी 1 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, जापान जो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है हमसे कहीं कम जीडीपी ग्रोथ, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी है उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे कम है। ना सिर्फ ये, जो 6th और 7th इकोनॉमी है उनकी जीडीपी ग्रोथ भी हमसे कम है। फिर आप पड़ोसी लगा लीजिए, श्रीलंका 2022 में क्या हाल हुआ था, आप ने मेरे साथ बड़ा अच्छा शो किया था, आपको ध्यान है अच्छे से। पाकिस्तान 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पर जंग हो रही है। नेपाल, भूटान, वहां भी इकोनॉमी के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। तो ऐसे में इंडिया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, मोदी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसीज रही हैं, ऐसे में आज की तारीख में इंडिया एफडी, ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरा एफर्ट करना चाहिए, पूरा जोर लगाना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए और एफडीआई के लिए माहौल बनाना चाहिए कि किस तरीके से उनको मदद की जाएगी, किस तरीके से वो उनको लाया जाएगा। अगर उन्हें कोई इंसेंटिव देने हैं तो इनको इंसेंटिव दिए जाएं, उनको किसी तरीके से कोई रेगुलेशन इस तरीके के बनाने हैं, एसईजेड की प्रोविजन है, ऐसा काम किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए अच्छा बनाया जाए, पोर्ट कनेक्टिविटी दी जाए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी दी जाए, ये सब चीजें कराई जाएं तो एफडीआई अब हिंदुस्तान में आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में हम बढ़ते जा रहे हैं,
आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हमारा नाम हो रहा है, सेमीकंडक्टर हम बनाने की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर आपको बना दूं, किसी भी आइटम की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की चिप जो है, आत्मा होती है चिप बोर्ड। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टीवी सेट हो, एलईडी सेट हो, या गाड़ी हो, या जो है आपका एयर कंडीशनर हो, सब में जो है सेमीकंडक्टर लगते हैं। अब तो हिंदुस्तान उसकी तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? रोजगार, नौकरियां। तो आज की तारीख में जो मेक इन इंडिया का एक बहुत अच्छा थीम है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत अच्छा थीम है, ग्लोबल सिनेरियो हमें सूट करता है। ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कोशिश करेंगी तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बहुत मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जिससे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा, जीडीपी और बढ़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, देश के यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आपने देखा पिछले इलेक्शन में, अभी जो इलेक्शन हुए हैं, मैं तमाम चैनल्स पे था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष ने बनाया था। विपक्ष की मैं बहुत आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। बहुत बड़ा इशू बना हुआ था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश का इतना बड़ा इशू बना हुआ है, उसको एड्रेस कर सकते हैं। आपने बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा है, जिससे जो है देश की इकोनॉमी को हम कैसे एड्रेस किया जा सकता है, और कैसे जो है देश के आम आदमी को हम रिलीफ दे सकते हैं, उसकी कमाई बढ़ा सकते हैं, उसके खर्चे कम कर सकते हैं। देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को देश के यही चाहिए कि उसके खर्चे कम हो जाए, उसकी कमाई बढ़ जाए। आम आदमी की परेशानी क्या है? आमदनी 98, खर्चा रुपया। उसकी कमाई उस रेट से बढ़ नहीं रही, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हम उसके खर्चे कम कर दें, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाके, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बेटर कर दें, उसको इंक्रीमेंट दिलवा दें, उसकी इनकम बढ़ा के, तो आम आदमी को यही चीज चाहिए। उसे चाहिए जीवन में खुशहाली। बिल्कुल, और वो सारी चीजें इकोनॉमी में लिक्विडेट करेंगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, इससे निस्संदेह, नो पॉइंट। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है आकाश जिंदल जी, क्योंकि इस बात पर भी लगातार चर्चा होती रही है। भाई, नरेंद्र मोदी सरकार ये कहती है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनाने जा रहे हैं इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान। उनका ये टारगेट है, वो अचीव करना चाहते हैं। 2047 विकसित भारत की बात नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे। लेकिन अगर ये राज्य सरकारों को कन्वेंस किया जाता है, मनाया जाता है, केंद्र सरकार भी सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करती है, ये तय करती है कि पेट्रोल डीजल को इसके जीएसटी के दायरे में लाया जाए, तो आपको लगता है कि ये जो टारगेट है वो जल्दी अचीव हो सकता है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा, इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल उस टारगेट की तरफ हम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम जीएसटी में ले आते, और जीएसटी में लाने के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, साथ ही साथ एफडीआई को और इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि इस समय हम बैटिंग पिच पे हैं, तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी तो ऑलरेडी हम हैं। और आपको बता दूं, इस समय थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम जल्दी क्यों बन सकते हैं? क्योंकि जो हमसे बड़ी इकोनॉमीज हैं जी, वो स्लो डाउन का शिकार हैं। पहले जापान थर्ड बिगेस्ट थी, जर्मनी फोर्थ बिगेस्ट थी, अब फेरबदल हुआ, जर्मनी थर्ड बिगेस्ट हुई है, जापान फोर्थ बिगेस्ट, और दोनों ही इकोनॉमीज बहुत बुरी तरह से स्लो डाउन का शिकार है। तो ऐसे में थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हम 8.2% की जीडीपी ग्रोथ पे जो ग्रो कर रहे हैं, जल्दी बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको जीएसटी में ला पाते हैं, इन्फ्लेशन कम कर पाते हैं, एफडीआई बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाते हैं, लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ा देते हैं, इकोनॉमी का बेस बढ़ा देते हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ा देते हैं, तो ये जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का हमारा सपना है, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न से सहमत हूं। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। हम बहुत जल्दी वो बन जाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का ये सपना है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनाए। देखो, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंडर ही हम फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बने हैं, उनकी सरकार के अंडर ही हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हैं, बड़ी इकोनॉमीज में से। तो जब कई चीजें उनकी सरकार के अंडर हम अचीव कर चुके हैं, उनकी सरकार के अंडर ही अप्रैल 2024 की बात करें, 2,10,000 करोड़ की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन हमने की है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो जब ऑलरेडी उनके अंडर इकोनॉमी बहुत तरह के कीर्तिमान बना चुकी है, रिकॉर्ड बना चुकी है, तो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम बन सकते हैं, बिल्कुल कैपेसिटी है। और ये सारे मेजर्स हो जाए तो रास्ता हमारा थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने का आसान हो जाएगा, और जल्दी उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ इतना, बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का तो मानना है कि जो ग्लोबल एजेंसी प्रेडिक्ट कर रही है कि बाय 2035 इंडिया वुड बी अ 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, तो जो 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी का ख्वाब है, वो भी हम 2035 तक डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। क्योंकि चाइना लगातार पिछड़ता चला जा रहा है, उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी उनको फर्दर नुकसान दे रही है। तो ऐसे में इंडिया जो है, बहुत उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि चाइना जहां जहां लूज कर रहा है, वहां इंडिया उस चीज को गेन करे और एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में बन के। और इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है।
हमारे यूथ के अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना हिम्मत की, ना मेहनत की। तो उनके अंदर दिमाग भी है, मेहनत करने की एबिलिटी भी है। तभी तो हमारे यूथ देखिए यूएस जाके आईटी में कितने चमत्कार दिखा रहे हैं, कितने हमारे स्टार्टअप्स की वैल्यू है, कितने स्टार्टअप्स हमारे यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो इसलिए जो है ये सारा कुछ हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। एंड our target of reaching third biggest economy would definitely become much fast reachable. We will definitely reach that target much faster. जी, लेकिन आकाश जी आप ये मानते हैं कि मुझे लगता है कि अगर हमें इन सब चीज़ों को जल्दी अचीव करना है तो पेट्रोलियम स्ट्रेटजी में भी बदलाव करना होगा, इसकी भंडारण क्षमता पर भी हमें इसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है। भंडारण क्षमता का दायरा बढ़ाने का फायदा क्या होगा, होता क्या है, बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब किसी ना किसी ग्लोबल इशू की वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत कम हो जाती हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ वापस कोरोना के समय में। कोरोना के समय में क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी। तो अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में आप जो है ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल जो है सस्ते दाम पे खरीद के रख सकते हो। अगर आप सस्ते दाम पे क्रूड ऑयल ले लोगे, आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल की मार्केट लिंकिंग है तो पब्लिक को भी वो सस्ता मिलेगा। तो अगर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो जब भी मार्केट डाउन होगी, और मार्केट जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी साल 2 साल में ऐसी आई जाती है कि मार्केट डाउन हो जाती है जी। तो ऐसे में वो हमें जो है सस्ता मिल जाएगा। दूसरा क्या होगा, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, अब मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कोई गड़बड़ हो जाती है, मिडिल ईस्ट में कोई इशू बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ऑयल सप्लाई जो है वो हर्ट हो सकती है। तो ऐसे में अगर हमारे पास बड़ी स्टोरेज हो तो हमारे पास कैपेसिटी होगी कई महीनों तक जो है जी। उसको जो है टॉलरेट करने की। तो बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी तो होनी चाहिए, ना सिर्फ बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी बल्कि पाइपलाइन कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए ताकि देश के हर हिस्से तक पेट्रोल और डीजल हम स्मूथली टाइम पे पहुंचा सकें। और आज की तारीख में तो जिस तरीके से हिंदुस्तान जो है मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, G20 के अंदर जो प्लानिंग की गई थी उसके चलते हुए कई चीजें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस विषय को लेकर हमने अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर एनालाइज किया है, चर्चा की है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल। भाई हरदीप सिंह पुरी ने तो ये बड़ा बयान दे दिया है पदभार संभालते ही, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार या फिर कहें कि आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या इस पर बड़ा फैसला ले पाएगा। तो फिलहाल अब दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स भी दिखाते हैं ताकि और माइन्यूटली आप इस पूरे विषय को समझ पाएं। तो पेट्रोल की खुदरा कीमत में लगभग 55% तक केंद्र और राज्य के करों का हिस्सा है। अगर दिल्ली की बात की जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो चीजें बदल जाती है। वहीं दिल्ली में डीलर को पेट्रोलियम कंपनी से मिलने वाले पेट्रोल के दाम 55.66 रुपए प्रति लीटर है और इसमें 19.90 रुपए की एक्साइज ड्यूटी अगर लगाई जाए 3.77 रुपए की, इसके अलावा 15.39 रुपए का वैट लगा दिया जाता है। इस तरह ग्राहकों तक आते आते ये पेट्रोल का रेट 94 रुपए 95 रुपए तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में आ जाता है पेट्रोल डीजल तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भी आप देखिए। तो अगर जीएसटी के दायरे में अगर हम अधिकतम 28% वाले जीएसटी स्लैब को ही देखें तो पेट्रोल की कीमतें मौजूदा रेट से काफी कम हो जाएंगी। कितनी कम हो जाएंगी ये भी आपको बताते हैं। तो 55.66 रुपए की डीलर प्राइस पर अगर 28% की जीएसटी की दर लगाई जाए तो पेट्रोल की खुदरा कीमत 72 रुपए के आसपास आ सकती है। यानी पेट्रोल की खुदरा कीमत काफी कम हो जाएगी और इससे जनता को ही फायदा होगा। तो पूरा विषय आपने माइन्यूटली समझा है, देखा है, लेकिन अब सभी की निगाहें, सभी की नजरें नरेंद्र मोदी सरकार पर टिकी हुई है। किस विषय पर कितनी गंभीरता के साथ कितना बड़ा और कितना कड़ा फैसला लिया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें और जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।